नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बुक मदारी के इस विशेष सत्र में। मेरा नाम है शौर्य। और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होने वाले हैं उनके नाम पे करीब 7 अनुवाद, 6 लघु उपन्यास, 8 पूर्ण उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। और बहुत ही जल्द, यानी बुधवार 14 फरवरी 2024 को एक नया उपन्यास कैच फोर प्रकाशित हो रहा है, जो बहुत ही जल्द आप सभी के हाथ में होगा। तक तो आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कवल किशोर शर्मा जी का। सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपका शौर्य जी। नमस्कार टाइम सर। देने के लिए। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, शुक्रिया शौर्य जी। सर, जब से हमने लाइव सेशन के लिए अनाउंस करा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, पाठकों की एक लड़ी सी लगी हुई है। सर से आप ये पूछिएगा, सर से आप ये पूछिएगा। अनेकों कॉल्स आई हैं, अनेकों मैसेजेस आए हैं। उन्हीं में से हमने कुछ सवाल शॉर्टलिस्ट करे हैं, जो ज्यादातर सभी हम्म। के कॉमन थे। बिना कुछ देरी करे आइए सीधा हम सवालों पे उतरते हैं। सर, जी सबसे पहला बिल्कुल। सवाल जो जी मेजॉरिटी जनता का, मेजॉरिटी रीडर्स का था, वो ये था कि सर, 2 साल हो गए हैं। काफी लंबा अरसा होता है एक पाठक के लिए अपने चहेते जी जी। लेखक की उपन्यास का इंतजार के। क्या हाँ रहा हाँ। सर? कैसे इतना टाइम? जी बिल्कुल। मुझे लग रहा था ये सवाल सबसे पहले आएगा। टेक्निकली स्पीकिंग शौर्य जी, असल में किताब 2 साल बाद नहीं, 4 साल बाद आ रही है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये किताब का अनाउंसमेंट जो है वो टेक 3 के साथ हुआ था हम्म। 2019 में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग 4 साल बाद आ रही है, लेकिन हाँ, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन 4 सालों में से एक एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो कोरोना काल का था, और जिसने पूरी दुनिया के लगभग सभी पक्षों पर अपना हम्म। गहरा असर डाला था। तो ओ, ऐसे में किताब लिखना, पढ़ना, खरीदना, बेचना एक अलग तरह की दुविधा थी। बिल्कुल। तो अगर उस टाइम पीरियड को निकाल दिया जाए तो हाँ, 2 साल बाद किताब आ रही है। देर हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन आगे से नहीं होगी, बस अब ये कह सकते चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि अगला उपन्यास जो भी रहेगा, हैं। वैसे तो जी जो भी आपका उपन्यास रहेगा वो 2024 के अंत तक होपफुली हमारे बिल्कुल पाठकों को सर, मिल बिल्कुल। जाएगा। बिल्कुल मिल अगला जाएगा। सवाल सर, मेजरली ये था कि वन शॉट आया सबसे पहला, फिर सेकंड चांस आया, फिर टेक 3 आया, फिर थोड़ा डाइवर्जेंस आ गया। जिप्सी, देजावू, टोपास, डेजा। ऐसा बीच में क्या रहा कि आप एक तो वो डाइवर्ट हो गए? और ये नंबर सीरीज के पीछे क्या लॉजिक है? आपकी कोई किताब सीरीज में तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को वन शॉट पढ़ने के बाद सेकंड चांस पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। मैं टेक 3 पे भी आ सकता हूँ। इंडिपेंडेंट स्टोरीज है। फिर ऐसा क्या? जी। अपना कुछ वजह बताइए सर इसके लिए। जी एक्चुअली ये मेरे किताबों के साथ एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, गलतफहमी है कि किताबें सीरीज की हैं। असल में मेरी किताबें सीरीज की नहीं है। बेसिकली सीरीज के मामले में मेरा ये मानना है शौर्य जी की कोई किताब एक सीरीज की किताब तभी मानी जानी चाहिए जब उसमें मेन पात्रों को लेकर तकरीबन 8 से 10 नॉवल छप चुके हों, कम से कम 4 से 5 तो छप ही चुके हों। बिल्कुल। तो आज की तारीख में तो मेरे कुल मिला के ये नवा उपन्यास आ रहा है, नाइन्थ जी। नॉवल। अब नाइन्थ ऐसे नॉवल। में एक ही पात्र को लेके मैंने 5 उपन्यास तो नहीं लिखे हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई सीरीज वाला कोई नॉवल होना चाहिए। जहां तक टाइटल की बात है तो मुझे याद पड़ता है कि जो पहली कहानी थी, वन शॉट, वो बेसिकली उस कहानी में एक जगह ये जिक्र है कि किस तरीके से कत्ल हुआ। हम्म। और वो कत्ल में वो वन शॉट का एक मेंशन था, तो क्योंकि उस समय मुझे वो टाइटल एप्ट लगा, ठीक लगा, तो मैंने वो यूज कर लिया। सिमिलरली जब मैं दूसरा नॉवल लिख रहा था तो उसमें भी जो सेकंड चांस था, उसमें एक ऐसे पात्र की कहानी है जो अपने जीवन काल में एक सेकंड चांस में कुछ करके दिखाता है। तो अपने जीवन में पहले भाग में वो असफल होता रहता है और फिर दूसरे भाग में एक मुसीबत में फंसता है और फंस के फिर वो निकलता है। तो इसलिए मैंने वो कहानी, मुझे उस वक्त लगा कि सेकंड हम्म। चांस एक सही नाम रहेगा। इसी तरीके से टेक 3 जो था वो वन शॉट का नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं। और ओके। उसमें मैंने जो मेन पात्र था उसके लाइफ के तीसरे भाग की कहानी को मेंशन किया था। तो क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी कहानी मिली नहीं जिसमें मैं उसका चौथा भाग या फोर्थ के साथ ऐड कर सकता, तो इसीलिए वो टाइटल सीरीज जैसा सीरीज तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद देजावू वो एक अलग तरह की कहानी थी। अ, बिल्कुल। उसके बाद टोपास जो थी वो एक अलग तरह की कहानी थी, इसलिए उसका टाइटल टोपास था। सिमिलरली जिप्सी। जो भी, हाँ, जिप्सी अगर आप जिप्सी लेंगे तो एंड उसकी रैप। कहानी, एक जिप्सी की अब तो सर कहानी थी। लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। तो टाइटल के मामले में हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैं कोई बहुत अच्छे टाइटल नहीं रख पाता।
कोशिश मेरी यही रहती है कि किताब में जो कहानी पेश की जा रही है उससे जुड़ा हुआ टाइटल हो। देखिए, हर बार असफल होता हूँ, इस बार कितना सफल हुआ हूँ। आपके पाठक इस बात से सहमत नहीं है, उन्हें ये कवर बड़े अतरंगी लगते हैं। अच्छा। एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट रहता है पाठकों के लिए कि नाम बड़े यूनिक होते हैं सर के। एक नॉर्मल हिंदी पल्प फिक्शन की जो प्रथा चलती आ रही है उससे जी थोड़े अलग। सर, जी। एक काफी जगह मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा और काफी पाठकों ने भी ये जिक्र करा, कह सकते हैं हाँ इसे हाँ। एक तरीके से आप पे ये आरोप लगता आया है कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्टोरीज हैं, जो कवर इमेजेस होती हैं, कहीं ना कहीं वो फॉरेन ऑथर्स, फॉरेन नॉवल से इंस्पायर्ड होती हैं। जी। आपका इस पे क्या कहना है? उफ, हाँ, 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 मुश्किल इंटरव्यू चल रहा है शौर्य जी। देखिए सर, इंस्पिरेशन कह लीजिए, प्रभावित होना कह लीजिए, हम्म। कॉपी कह लीजिए, नकल मारना कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक चीज आप मानिए सर, कि आप प्रभावित उससे होते हैं जिसको आप पढ़ते हैं। मैं लेखक के तौर पे हम्म। बात कर रहा हूँ। मैं हम्म। हमेशा अपनी लेखनी में उस तरह की लिखने की कोशिश करूंगा जो पढ़ते वक्त मुझे पसंद आता है। बिल्कुल। अह, कहानियों की जहां तक बात है सर, मैं मानता हूँ कि मेरी कहानियों में बहुत ज्यादा इस तरीके से रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है एक्चुअली। ओरिजिनल कुछ नहीं होता सर। देर इज नथिंग विच वी कैन कॉल ओरिजिनल। ओरिजिनल कुछ नहीं होता सर। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें प्रभावित करती हैं, जिनसे आप हम्म। प्रभावित होकर उनको फिर अपने तरीके से पेश करते हो, और वही मैं करता हूँ सर। वही मैं करता हूँ। मेरी कहानियों का जो प्रेजेंटेशन है, आप उसमें कहीं भी विदेशी तत्व नहीं पाएंगे। मैं पूरी उदाहरण तरह के से साथ बताऊं। स्वदेशी मिली है। हाँ, जी प्लीज, सॉरी मैं आपको मेरा कट पहला करा। नॉवल था वन शॉट, जिसमें मैंने देहरादून के पास एक राजनगर नाम के हम्म। एक शहर का मेंशन किया था। अ, इसके अलावा जिप्सी मैंने गोवा में लिखा है। एंट्रैप्ड एक बड़ा प्रसिद्ध नॉवल रहा मेरा, उसको मैंने पौंडीचेरी में लिखा है। अ, अगला नॉवल दिल्ली के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी जो कहानियां हैं या जो चरित्र हैं मेरे, रेयरली कभी ऐसा हुआ है कि किसी चरित्र का नाम जो है किसी अंग्रेज के नाम पे लिखा गया। तो पास भी कहीं तो ना मेरी कहीं कहानियां, दिल्ली एनसीआर हाँ और जयपुर से कहानियां, लिंक था। जी बिल्कुल, कहानियां हिंदुस्तानी शहरों में लिखी होती है। हम्म। कहानियों के जो पात्र होते हैं वो हिंदुस्तानी होते हैं। वो नॉर्मली जो भाषा हम यूज करते जी। हैं वो भाषा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूँ इसलिए मैं प्रभावित बहुत होता हूँ। और चूंकि मैं प्रभावित बहुत जगह से होता हूँ, तो हो सकता है मेरी लेखनी में कुछ लोगों का प्रभाव दिखाई देता हो, और ये नेचुरल है सर। मतलब आई एम हम्म। नॉट अशेम्ड ऑफ इट। बिल्कुल सर। तो एक बात और बताइए सर, अब कुछ पाठकों का ये कहना था कि काफी टाइम हो गया, आप अब संपादकीय संपादक तो हैं, जो शालीमार आई जैसे ट्रांसलेशन है, जी या अब जो मम्मा मिया आ रही है, आपके अपने जी। ट्रांसलेशंस नहीं आ रहे, इसके पीछे कोई विशेष कारण? जी बिल्कुल शौर्य जी। देखिए, दो चीजों को लेकर मैं बहुत क्लियर हूँ सर। मैं मशीन की तरह नहीं लिख सकता सर। मैं लिखता तब हूँ जब मेरा मेरे पास कोई कहानी होती है, या मैं किसी कहानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ। बिल्कुल। अ, अपनी कहानियां लिखते वक्त आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप एक तरफ ना ट्रांसलेशन भी कर सकें, दूसरी तरफ आप अपनी भी कहानी लिख सकें। तो बेसिकली हम्म। ट्रांसलेशन जो कि बड़े कामयाब ट्रांसलेशंस थे, मुझे जहाँ तक जानकारी है अभी भी लोग काफी उसके बारे बम्पर में रिस्पॉन्स इंक्वायर रहा है सर करते हैं। बुक मदारी पर भी। जी हाँ। तो ट्रांसलेशंस मैंने लिखने बंद नहीं करे सर। असल में ट्रांसलेशंस अगर मैं आज लिखने लगूं तो मैं अपनी कहानियां नहीं लिख सकता। एक ही आदमी है सर, कितने काम करेगा। तो सच ये है कि ये जो फेज चल रहा है मेरी लाइफ का, इसमें मैं अपनी कहानियां लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब मैं फिर इससे थोड़ा बोर होने लगूंगा, तो ऑब्वियसली मैं फिर हो सकता है ट्रांसलेशन स्टार्ट करूं, कुछ लेकिन एज कुछ ऑफ ऐड नाउ, नहीं। एज ऑफ दीस डेज, हाँ। संपादन की बात करते हैं सर। एक हमारे मित्र हैं जो एक ट्रांसलेशन लिखना चाह रहे थे, और वो मुझसे कहते थे कि आप ट्रांसलेशन लिखिए। मैं हसन अलमास जी की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। हसन भाई चाहते थे कि एक खास जेम्स हेडली चेस का नॉवल था जिसको वो चाह रहे थे कि मैं ट्रांसलेट करके दूं। तो मैंने कई बार टाला उनकी बातों को, लेकिन एक दिन जब वो ज्यादा कहने लगे, तो मैं उनसे बोला कि ट्रांसलेशन आप कीजिए, मैं उसको देख लूंगा एडिटिंग के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने पहले तो मजाक समझा, लेकिन फिर अल्टीमेटली उन्होंने एक ट्रांसलेशन किया जिसको मैंने एडिटिंग कर दी। उनका एक अगला नॉवल आप ही के यहाँ से आ रहा है, हाँ, मामा मिया। मामा मिया की वो जेम्स एडवांस हेडली चेस बुकिंग का बुक मैं मदारी बताना पे चाहूंगा स्टार्ट हो उसके गई बारे है। में। हाँ। प्लीज सर, प्लीज, सॉरी। मामा मिया दरअसल जेम्स हेडली चेस का एक अरसे से अनुपलब्ध नॉवल ईव
का ईव जी। ट्रांसलेशन है, मुझे पूरा यकीन है कि हसन ने उसमें बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन किया होगा। बिल्कुल सही। वो एक कमाल की कहानी है, और जेम्स हेडली चेस के सारे कलेक्शन में वो एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी है। एक हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री किस तरीके से हम्म। ऑपरेट करती है, और उसमें किस तरीके से लोग जो है तरक्की करते हैं, और उन तरक्की को हासिल करने के लिए किस तरह की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को। वो एक बहुत ही एक जेम्स हेडली चेस, मतलब अनलाइकली जेम्स हेडली चेस है वो कहानी, लेकिन कमाल की कहानी है सर। और मुझे हैरानी है कि किस तरीके से हसन अलमास जी ने उस कहानी को चुना इस बार ट्रांसलेशन के लिए। उनका पिछला नॉवल शालीमार जो था, हाँ। वो भी एक बड़ा अनलाइकली जेम्स हेडली चेस नॉवल है, जिसमें एक जजीरे के ऊपर पूरी कहानी होती है, किस तरीके से 7 8 9 लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है उस जजीरे पे, और फिर वहां पर उनके साथ एक एक्टिविटी होती है। अब देखें सर, शालीमार मेरे ख्याल से काफी कामयाब नॉवल था, और अब जो मामा मिया है सर, वो भी काफी कामयाब नॉवल है। सर पाठक बता पाएंगे तो ज्यादा अच्छे से। उसकी प्री हाँ हाँ बुकिंग बुक बिल्कुल। मदारी पे स्टार्ट हो गई है। आप ओ, अपनी प्रतियां बुक करा लीजिए। 14 तारीख से इनके डिस्पैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो सर, एक एक और सवाल था। जो लोग जी। आपको थोड़ा ज्यादा पर्सनली जानते हैं उनका कहना है कि आपने एडिटिंग करी है, आपने ट्रांसलेशंस करी हैं, आप एक टीचर हैं, आपने एजुकेशनल बुक्स भी लिखी हैं। तो मतलब सर, वन मैन आर्मी बोलना कोई गलत तो नहीं रहेगा आपसे? आगे क्या प्लान है आपका? फिक्शंस हो गए, ट्रांसलेशंस हो गए, अब आगे क्या? कंवल शर्मा से हम आगे क्या उम्मीद कर सकते यू नेवर हैं? नो सर। यू नेवर नो। टू बी वेरी ऑनेस्ट शौर्य जी, अ, अध्ययन अध्यापन मेरा पेशा है। मेरी रोजी रोटी है, मेरा किचन चलता है उससे, मेरी फैमिली पलती है उससे। अ, लिखना मेरा शौक है, और मेरी मानसिक क्षुधा जो है वो लिखने से और पढ़ने से रिजॉल्व होती है। तो मेरे लिए दोनों ही भाग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अ, ये बात सच है कि मैंने एजुकेशनल बुक्स लिखी हैं, मैंने गाइड लिखी हैं, मैंने अपने करीबन मेरे 16 17 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। मैंने तकरीबन 10 से 12 देशों में एजुकेशनल पर्पस से ट्रैवल किया है। 4 साल मैं विदेश में ग्रेट। एज एन अध्यापक रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है कहना आगे क्या, यू नेवर नो, यू नेवर नो। सरप्राइज है सर। जैसे अभी आपने मेंशन करा, आप अक्सर टूर्स पे, ट्रिप्स पे रहते हैं। इससे आपकी लेखनी में क्या असर आता है? एक पॉजिटिव फर्क कुछ आपको देखने में मिला है या मेजरली डिस्ट्रैक्शन रहता है? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी। देखिए, दो बातें हैं सर। आदमी यात्रा दो वजहों से करता है, ये मेरा मानना है। एक मजबूरी में, दूसरा शौक में। एक आदमी जब अपने काम के सिलसिले में जब यात्रा करने निकलता है, तो ज्यादातर देखा जाता है कि वो उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि काम हम्म। करना है तो यात्रा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और शौक में तब निकलता है जब वो कहीं किसी मौसम का लुत्फ लेने या किसी जगह को विजिट करने निकलता है, तो वो घूमने निकलता है। मेरे मामले में मुझे यात्रा करना निजी तौर पे बड़ा पसंद है। बचपन से ही मैंने जो है ना, मेरे को लगता है मैंने हिंदुस्तान के सारे बड़े शहर मैंने विजिट किए हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। जी जी। कुछ जगहों में रहा हूँ, कुछ जगह मैंने पढ़ाई की है, कुछ जगह मैं पढ़ाने गया हूँ। अ, एक नॉर्दर्न ईस्टर्न हिस्से को छोड़ दिया जाए हिंदुस्तान के, वो जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, हम्म। असम और वो सब, तो उसके अलावा मैंने हिंदुस्तान का कोई मेजर सिटी नहीं छोड़ा है, वही केवल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के। बिल्कुल। ट्रैवल की जहाँ तक बात है, वो मेरा शौक भी है। और मेरी यात्राओं के पीछे ऑब्वियसली वजह हमेशा शौक ही नहीं होता है, वजह कई बार पेशा भी होता है। एज ए टीचर मुझे कई बार ट्रैवल करना होता है, एज अ रिसर्चर मुझे कई बार कई जगह पेपर प्रेजेंटेशन करने जाना होता है, सेमिनार अटेंड करनी होती है। तो इसलिए भी मेरी यात्राओं के पीछे ये भी एक वजह बन जाती है। आपने पूछा है कि क्या वो यात्राएं मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं या फिर वो मेरी लेखनी में मदद करती हैं। मैं इसको डिस्ट्रैक्शन तो नहीं बोलूंगा सर। यात्राएं मेरे विचारों को, मेरी मेरी वोकाबुलरी को, मेरी भाषा की समझ को समृद्ध करती है। जब आप इस तरीके से यात्रा पे निकलते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, है ना। अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, उनका बात करने का अंदाज अलग होता है, उनके कपड़े पहनने का अंदाज अलग होता है। फिर आप एक अलग तरह की ज्योग्राफी में होते हैं, अलग तरह का भूगोल होता है। आप पहाड़ी इलाके में गए हैं तो वहाँ का ना एक अलग तरह का हम्म। कैरिकेचर आपके दिमाग में बन रहा होता है। आप समंदर के किनारे जाते हैं, वहाँ पर एक अलग तरह का प्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल। मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ सर, क्योंकि मैं घूमा बहुत हूँ, इस वजह से मैंने एक किताब लिखी है एंट्रैप्ड। उसकी हम्म। कहानी को मैंने पौंडीचेरी में दिखाया है। हाँ। एक मेरे एक मेरे रीडर हैं जिन्होंने उसको पढ़ने के बाद मुझे
एक मेल डाली, और उन्होंने लिखा कि वो मेरी किताब पढ़ने से पहले पौंडीचेरी घूम के आए थे, और जब उन्होंने मेरी किताब पढ़ी तो उनको लगा कि वो पौंडीचेरी में दोबारा पहुंच गए। अ, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था सर मेरे लिए, कि उनको किताब पढ़ते समय ऐसा लग रहा था जैसे वो पौंडीचेरी में ही घूम रहे हैं। एक एक चीज उनको ऐसा लग रहा था। एक जगह मैंने उसमें एटीएम का मेंशन किया है उस कहानी में, तो वो मुझे बता रहे थे कि वहां पर एग्जैक्टली एटीएम है। अ, असल में मैं अपनी कहानियां लिखने से पहले सर रिसर्च बहुत करता हूँ। आपने शुरू में जी पूछा था कि जी जी किताब जी। इतने दिनों बाद क्यों आ रही है। उसके पीछे एक ये भी रीजन है कि जब मैं कहानियां लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें जो मैं चीजें मेंशन कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक हो। कैच फोर में भी एक ऐसा इंसिडेंट है कि जब मैंने एक लॉन्गिट्यूड उसमें मेंशन किया है हम्म। एक जगह का, जी तो जब मैं रिसर्च कर रहा था उस किताब को लिखने के लिए, तो एक खास जगह पर मुझे एक खास तरह के लॉन्गिट्यूड का जिक्र करना था। और फिर मैंने वो वाकई में जो असली लॉन्गिट्यूड है मैंने वो ढूंढ के निकाला, और फिर मैंने उसको एज इट इज यूज किया है। तो ये एक रीजन है सर कि मुझे लगता है कि घूमने से मुझे लिखने में मदद मिलती है। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि मैं अक्सर घूमने में रहता हूँ या अक्सर यात्रा में रहता हूँ, तो उसकी वजह से जो मेरा लिखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो मेरी मदद ही करता है सर लिखने में। सर, एक और चीज, ये कुछ पाठकों ने ये भी पूछा कि आपकी जो लेखनी है, जो आपने लिखने का अपना सिलसिला स्टार्ट करा, चाहे वो ट्रांसलेशंस का हो चाहे वो उपन्यास का हो, आप शुरुआत से एक ही प्रकाशक के साथ जुड़े हुए हैं। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ हाँ। अह, जी बिल्कुल खास वजह है। खास वजह यह है कि प्रकाशक बदलने की कोई वजह ही नहीं है। देखिए सर, शौर्य जी, अह, बतौर लेखक आप प्रकाशक शिफ्ट करते हैं। वजह ये होती है कि आप अपने वर्तमान प्रकाशक से फॉर व्हाट्सो एवर रीजंस हम्म। नाराज हो, उसके साथ आपकी डील ना बन रही हो। इत्तफाकन हमेशा ऐसा हुआ है कि रवि पॉकेट बुक्स के साथ और मनीष जी के साथ मेरे जो संबंध है वो इतने कॉर्डियल रहे हैं कि कभी किसी तरह की अभी तक ना टचवुड कोई समस्या आई नहीं है कभी। और क्योंकि कोई समस्या कभी आई नहीं है, तो मैंने कभी सोचा नहीं है कि किसी और प्रकाशक के पास जाऊं। हालांकि इस सिलसिले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कुछ और प्रकाशकों ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क किया है, और उन्होंने मुझे ऑफर दिया है कि मैं अपनी किताबें उनको दूं। लेकिन सच ये है सर, मैं लिखता बहुत कम हूँ, और जितना लिखता हूँ वो रवि पॉकेट बुक्स छाप देते हैं बिना किसी शिकायत के। तो इस वजह से ना, हाल फिलहाल मेरी जितनी किताबें आई हैं शुरू से लेकर अभी जो नेक्स्ट आ रही है, सारी की सारी रवि पॉकेट बुक से आई हैं, और मुझे लगता है आगे भी अभी कुछ साल रवि पॉकेट बुक से ही आएंगी। चलिए सर, उम्मीद करते हैं बुक मदारी के साथ आप रेगुलर जुड़े रहें। जी सर, जैसा हमने देखा, जैसा हमने स्टार्टिंग में मेंशन करा आपके इंट्रोडक्शन में, कि आप करीबन 15 फुल फ्लेज नॉवल, चाहे वो ट्रांसलेशन रहे हों चाहे वो आपके अपने लिखे हुए हों, अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। पर कहीं ना कहीं वो ज्यादातर पाठकों को ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पाते। और मैं सिर्फ फिजिकल कॉपी की बात नहीं कर रहा, मैं डिजिटल कॉपीज की बात कर रहा हूँ। फिजिकल जी। कॉपीज तो अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? शौर्य जी, एक बड़ा गंभीर सवाल है, और मैं बड़ी गंभीरता के साथ इसका जवाब दूंगा सर। देखिए सर, एक तो मैं ओल्ड स्कूल स्टूडेंट हूँ, एक ना मैं पुराने तरह के ख्यालों वाला व्यक्ति। जी। एक फिजिकल कॉपी में और एक ई बुक फॉर्मेट में मुझे लगता है कि फिजिकल कॉपी हमेशा प्रेफर करेगी मेरे लिए। उसकी अलग वजह हो सकती है, मेरी प्रेफरेंस अलग है, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं एक ओल्ड स्कूल स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से दुनिया बहुत बदल गई है, मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ। किताबें ई बुक में होनी चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी किताबें बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। एक कोशिश हमसे की थी, मेरी एक किताब थी जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। उसके बाद जब उस सिलसिले में काफ़ी मेरे पास अनुरोध आए, तो मैंने वो किताब ऑनलाइन पब्लिश करी थी ई फॉर्मेट में। शौर्य जी, मुझे शिकायत भी रही और दुख भी रहा कि वो किताब जिस दिन ऑनलाइन पब्लिश हुई ई फॉर्मेट में, ई बुक फॉर्मेट में, उसके एक हफ्ते बाद वो जो है डाउनलोड कर ली गई एज अ पीडीएफ, और उसके बाद वो तमाम तरह के टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमने लगी। बतौर लेखक जब मैं कुछ लिखता हूँ तो मैंने आपको बताया कि कितना उसमें वक्त लगता है। उसमें बिल्कुल। रिसर्च होती है, उसमें प्रेजेंटेशन होती है, उसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, और उसमें बतौर लेखक मेरा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। बतौर लेखक मेरा एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इतनी मेहनत के बाद अगर आपकी किताब ई बुक फॉर्मेट में आए और वो एक हफ्ते बाद ही इस तरीके से ग्रुप्स में शेयर होने लगे,
तो बतौर लेखक जो है ये हर्ट करता है, ये मुझे चोट पहुंचाता है। अ, आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने पाठकों को इस सिलसिले में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी किताबें जो हैं, अ, खासतौर से अब जो किताबें आ रही हैं मेरी, इसके साथ हम ये सिलसिला शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि किताबें बुक मदारी से ई बुक फॉर्मेट में पब्लिश हों। लेकिन साथ ही साथ इस सिलसिले में मैं अपने पाठकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इसको, मेरी किताब नहीं, किसी की भी लेखक की किताब, आप उसको ना इस तरीके से डाउनलोड करके उसका उसका पीडीएफ वर्जन बना के उसको जब आप तमाम तरीके की जगहों पर शेयर करते हैं, तो उससे आप अपने प्रिय लेखक के हाथों को कमजोरी कर रहे होते हैं। नहीं तो सर। on this platform, with the help of your platform, I would just like to request my dear readers कि आप मेरे हाथ मजबूत कीजिए, आप अपने प्रिय लेखकों के हाथ मजबूत कीजिए और इस तरीके की ऑनलाइन प्राइवेसी से बचिए। इससे कुछ नहीं होना सर, ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लेखक को निराश करेगा, आपके प्रिय लेखक को लिखने से हतोत्साहित करेगा। तो ऑनलाइन प्राइवेसी को मेंटेन किया जाना चाहिए और ऑनलाइन पायरेसी को अवॉइड किया जाना चाहिए। बहुत ही जरूरी बात मुझे लगता है अभी सर आपने करी है। मुझे लगता है कि पाठक इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और जो कुछ चुनिंदा शरारती तत्व हैं वो थोड़ा रिटेन करेंगे इन चीजों से। सर, टाइम हमने कोशिश करी थी कि इसे बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में रखा जाए ताकि एक क्रिस्प जी। इंफॉर्मेशन हम अपने पाठकों तक पहुंचा सकें। जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कैच फोर क्यों? एज अ रीडर, एज अ एक पाठक आपकी किताब कैच फोर क्यों उठाए? मुश्किल सवाल फिर से। चलिए सर, मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। कैच फॉर एक कहानी है सर जो मेरे दिल के बड़े नजदीक है। मैंने अब तक जितनी कहानियां लिखी है, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं पड़ता किसी कहानी में मैंने इतना मेजर रिसर्च वर्क किया हो। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हाँ। स्पॉइलर फ्री रखते हैं सर इसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ एपिसोड्स हैं जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, कहानी से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन कहानी के बैकग्राउंड में वो चीजें थी जिनकी वजह से मैं इस कहानी को लिखने को, इस तरीके से लिखने को इंस्पायर हुआ। पुलवामा एक भारतीय इतिहास में घटी एक ऐसी घटना है जिसने हम सबको द्रवित बहुत किया ही था, दुखद। मुझे भी किया था। बहुत ही दुखद थी जी। सर। और उसके बाद भारतीय सेना ने एक कार्रवाई की थी जिसको हम लोग उरी अटैक के नाम से जानते हैं। अ, उस कहानी ने और उस पूरे एपिसोड ने, पुलवामा और उरी के घटनाक्रम ने मुझे बड़ा उद्वेलित किया था। और मेरी काफी अरसे से ये तमन्ना थी कि मैं एक ऐसी कहानी पेश करूं जिसमें मैं भारतीय सेना और भारतीय सेना के वीरों के पराक्रम और उनके शौर्य को लिख सकूं। कोशिश मेरी लगातार चल रही थी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, रिसर्च इसमें बहुत चाहिए होती। और इसी वजह बिल्कुल। से जो है कैच फोर ने एक लंबा अरसा लिया। रिसर्च वर्क काफी लगा है इसमें। बहुत ही कहानी सेंसिटिव टॉपिक भी है सर, जी, जैसा बता एक रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल। संबंधित एक कहानी को आप जब गढ़ते हैं, जब उसको बनाते हैं और जब उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो एडवेंचरस तो होनी चाहिए, साथ ही साथ वो प्रेजेंटेबल भी होनी चाहिए ना। आप कहानी को केवल इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो कहानी एडवेंचरस है, आप उसको इसलिए भी पढ़ते हैं कि बतौर लेखक आप अपने प्रिय लेखक से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें मिस्ट्री भी हो, उसमें थ्रिल भी हो। और ये सारे एलिमेंट्स को यूज करके एक एक इस तरीके की कहानी को डेवलप करना और फिर उसमें वो ऑथेंटिसिटी लाने के लिए वो रिसर्च वर्क करना। तो कैच फोर एक एक मेरी तरफ से एक 4 साल की मेहनत का नतीजा है सर। और अपने पाठकों को, प्रिय पाठकों को मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये एक तेज रफ्तार खुरेजी और रोमांचक कहानी है जिसको पेश करते हुए मैंने कई सारे मॉडर्न तत्वों को लिया है। कई सारी चीजें मैंने इसमें पहली बार देखी है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्टिक किस्म की कहानी है जो मेरे पाठकों को जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ ये वार्तालाप करने के लिए। उम्मीद करते हैं पाठकों को ये कहानी पसंद आएगी। बहुत ही जल्द कैच फॉर आप सभी के हाथों में होगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद।